हाय फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। एनाटॉमी। कार्पल टनल कहाँ पे होता है? कार्पल टनल हमारे हाथ में व्रिस्ट के पार्ट में होता है। चलिए जानते हैं कार्पल टनल किस चीज़ों से बना हुआ होता है। कार्पल टनल ऊपर से फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से बना हुआ होता है। फ्लेक्सा रेटिनाकुलम एक लिगामेंट है। कार्पल टनल का बेस जो है वो कार्पल बोन से बना हुआ होता है। टनल है तो जगह तो होगी ना, तो चलिए देखते हैं इस टनल में क्या क्या होता है। इस टनल में फ्लेक्सा टेंडॉन्स और मीडियन नर्व पास होता है। कौन से फ्लेक्सा टेंडॉन्स होते हैं? फ्लेक्सा कार्पा रेडियालिस, फ्लेक्सा पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सा डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। चलिए जानते हैं मीडियन नर्व कौन से मसल्स और कौन से स्किन एरिया को सप्लाई करता है हाथ में। मीडियन नर्व हाथ में 5 मसल्स को सप्लाई करता है। 3 मसल्स थीनर मसल्स होते हैं और 2 मसल्स लम्ब्रिकल्स होते हैं। थीनर मसल्स है अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सा पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस। मीडियन नर्व पाल्मार एस्पेक्ट में लैटरल 3.5 फिंगर के स्किन को सप्लाई करता है और डॉर्सल एस्पेक्ट में थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के डिस्टल फैलेंजेस की स्किन को सप्लाई करता है। कार्पल टनल के अंदर जो मीडियन नर्व होता है ना, अगर वो कंप्रेस हो गया तो उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ट्रॉमा मतलब कार्पल बोन फ्रैक्चर हो सकता है या नहीं तो कार्पल बोन डिफॉर्मिटी हो सकता है, जिसकी वजह से ना कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। आपको तो पता है कि ट्यूमर जो है वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है, तो इस ट्यूमर के बढ़ने के वजह से ना ये ट्यूमर का मास जो है वो नर्व के ऊपर कंप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल का साइज भी कम हो सकता है। इसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। व्रिस्ट गैंग्लियन मास जैसे होता है, तो ये भी मीडियन नर्व को कंप्रेस कर सकता है। ट्रॉमा, ट्यूमर, ऑस्टियोआर्थराइटिस और व्रिस्ट गैंग्लियन, ये सभी थे लोकल कॉजेस। चलिए जानते हैं जनरल कॉजेस क्या होते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कि मैंने बोला ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे जॉइंट स्पेस रिड्यूस होता है, वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जॉइंट स्पेस रिड्यूस होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के इफेक्ट होने से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि डायबिटिस मेलिटस में, प्रेग्नेंट वुमेन में, मेनोपॉज और हाइपोथायरॉयडिज्म में। बॉडी के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि गाउट। तो ये सारे हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स। पहला जो है वो है रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट। आपने सुना होगा जो लोग पियानो खेलते हैं ना, उन लोगों में ये कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट करने से ना उसका कार्पल टनल सिंड्रोम होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो एक्टिविटीज़ जिसमें रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट होता है, वैसे एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना बेहतर है। तो वैसे एक्टिविटीज़ कौन से होते हैं, जैसे कि हैमरिंग होता है, नहीं तो लॉन्ग आर्ट टाइपिंग होता है। तो नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी होने से ना फ्लूइड रिटेंशन अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि एज ज़्यादा होने से ना लिगामेंट, मसल ये वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके नाना नानी का कार्पल टनल छोटा हो, तो आपका भी कार्पल टनल छोटा हो सकता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक रिस्क फैक्टर। रिसर्च स्टडी से पता चला है कि वुमेन में कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। आपको तो पता है शराब कितना हानिकारक होता है। शराब अधिक पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वैसे ही कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। पेन। पेन लोकलाइज्ड हो सकता है, नहीं तो रेडिएटिंग हो सकता है। लोकलाइज्ड मतलब पेन सिर्फ व्रिस्ट में होता है। रेडिएटिंग मतलब पेन व्रिस्ट से लेकर शोल्डर तक हो सकता है।
पेन रात के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम का पेन रात में बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि आपने देखा होगा सोते वक़्त ना आप लोग व्रिस्ट को बेंड करके सोते हैं, जिसकी वजह से ना मीडियन नर्व कंप्रेशन और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन भी इंक्रीज़ हो जाता है। पैरेस्थेशिया मतलब ऑल्टर्ड सेंसेशन, या तो आपको फ़ील ही नहीं होगा या नहीं तो आपको ऑल्टर्ड सेंसेशन फील होगा। हाथ में वीकनेस हो जाता है, जिसकी वजह से ना छोटे मोटे काम करने में भी मुश्किल होता है, जैसे कि होल्डिंग अ बुक, बटनिंग अ शर्ट और राइटिंग। आपको ये तो पता होना चाहिए कि साइंस और सिम्टम्स में डिफरेंस क्या होता है। सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट आके डॉक्टर से कंप्लेन करता है मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। और साइंस साइंस क्या होता है? साइंस मतलब जो डॉक्टर पेशेंट के ऊपर एग्जामाइन करके पता लगाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के साइंस क्या होते हैं? अट्रोफी ऑफ थीनर मसल्स और वीकनेस ऑफ थंब अबडक्शन एंड अपोजिशन। फैलेंस टेस्ट में आप दोनों हाथों को मोड़ के इस पोजीशन में 1 मिनट तक रखना है। 1 मिनट के बाद अगर नमनेस या पैरेस्थेशिया फील हो रहा है तो फैलेंस टेस्ट पॉजिटिव होगा, मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। रिवर्स फैलेंस टेस्ट में आप जैसे प्रेयर के वक्त हाथ जोड़ते हो वैसे ही हाथ जोड़ के 1 मिनट तक रखना है। अगर पैरेस्थेशिया या नमनेस फील हो रहा हो तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। मीडियन नर्व कंप्रेशन टेस्ट, इसमें एग्जामिनर दोनों व्रिस्ट के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस प्रेशर के अप्लाई करने पर अगर सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो मीडियन नर्व कंप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव है। मीडियन नर्व परकशन टेस्ट, इसमें एग्जामिनर मीडियन नर्व जो व्रिस्ट के पास होता है उसको जेंटली टैप करते हैं। ये टैप करने की वजह से अगर टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील हो रहा है तो मीडियन नर्व परकशन टेस्ट पॉजिटिव है। चलिए इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानते हैं। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, इससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्व के अंदर कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो गया है तो ये पता लगता है कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी मीडियन नर्व की डिक्रीज़ हो जाती है। अगर कोई नर्व कंप्रेस हो जाता है तो उसका मसल भी वीक हो जाता है। कैसे पता लगेगा कि मसल वीक है? इलेक्ट्रोमायोग्राम से पता लगता है कि अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मसल में लो है तो इसका मतलब मसल वीक हो गया है। अगर कोई कार्पल बोन फ्रैक्चर हो या नहीं तो कार्पल जॉइंट्स में कोई आर्थराइटिस हुआ हो तो ये सभी आसानी से एक्सरे में पता लग जाता है। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि मीडियन नर्व कंप्रेस हुआ है या नहीं। ब्लड एग्जामिनेशन कराना भी ज़रूरी है, इससे सिस्टमिक डिसीजेस पता लग जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ मिलिटस और हाइपोथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट 2 तरीके का होता है, ऑपरेटिव एंड नॉन ऑपरेटिव। नॉन ऑपरेटिव में क्या क्या होता है? स्प्लिंटिंग होता है, मेडिकेशंस होते हैं और स्टीरॉयड इंजेक्शंस होते हैं। ऑपरेटिव में कार्पल टनल रिलीज होता है। स्प्लिंटिंग करने से व्रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रख सकते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व कम हो सकता है। एनएसआइड्स पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शंस एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कॉर्टिसोन। कार्पल टनल रिलीज में फ्लेक्सा रेटिनाकुलम को बीच से काट दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल में स्पेस बढ़ जाती है और मीडियन नर्व का कंप्रेशन कम हो जाता है। पेशेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि व्रिस्ट को बेंड करने से कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी व्रिस्ट को बेंड करना नहीं चाहिए। अगर आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है तो ये आपके व्रिस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन कर सकता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। काम के दौरान बीच में स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है।
दर्द को कम करने के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी ले सकते हैं और हॉट और कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इसीलिए रिस्ट फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स को स्ट्रेच करना ज़रूरी है। आपको जैसे पता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम में मसल वीकनेस होता है, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी एक्सरसाइज जैसे कि रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में जैसे कि आपको पता है कि थीनर मसल्स अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रिप बहुत कम हो जाता है, तो ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस में टाइट नर्व को स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से नर्व मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। टेंडोन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज मतलब टेंडोन की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये एक्सरसाइजेस करवाया जाता है। अच्छे पोस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो ये आपके रिस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन करता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लेके हाथों को स्ट्रेच करना ज़रूरी है। अगर आप पेन राइटिंग ज़्यादा करते हो, तो आपको पेन ऐसे लेना चाहिए कि आपके रिस्ट पे लेस स्ट्रेन पड़े। टाइपिंग करते समय हमेशा याद रखिए कि आपका रिस्ट पोजीशन हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। वर्क एरिया एडजस्ट करने से आपका पोस्चर सही रहेगा और कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि ओबेसिटी भी कार्पल टनल सिंड्रोम का एक रिस्क फैक्टर होता है, इसीलिए जनरल हेल्थ मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।